तो एक काम करते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं आज थोड़ा सा उसका ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें कॉल्स इन एडवांस भी हो और कॉल्स इन एरियर्स भी हो स्वाति। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर क्लास में नहीं किया है जिसके अंदर दोनों के दोनों पार्ट हो, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस भी। तो होता तो कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा अलग से कोई टॉपिक ऐसा नहीं है, बट ये कि क्योंकि नहीं कराया तो मैं चाहता हूँ कि एक बार एक क्वेश्चन करा दूं मैं आपको। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ये टीएस के ही एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कुछ अलग से दिए हुए हैं उन्होंने, तो वो वाला क्वेश्चन है, मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। GK Limited issued 1 lakh shares of rupees 10 each at a premium of 2 per share to the public for subscription payable as follows. On application 4 rupees, on allotment 5 rupees including premium, on first and final call balance. It received application for 1,70,000 shares. It allotted shares on pro rata basis to the applicant of 1,50,000 shares and sent letter of regret to the applicant of 20,000 shares along with the refund. Anil, to whom 1,000 shares were allotted, failed to pay the allotment money and call money on due dates, but paid the amount along with interest of rupees 300 on receiving the notice of forfeiture. Amit, to whom 2,000 shares were allotted, failed to pay the allotment money and call money. In spite of receiving the notice of forfeiture, his shares were forfeited. Alok, to whom 3,000 shares were allotted, paid call money along with allotment money. He was paid interest of rupees 300 on calls in advance. Out of the forfeited shares, 1,000 shares were reissued at the rate of 9 as fully paid up. Pass necessary journal entries and draw the balance sheet of the company showing shareholders fund. देखिए 10 रुपए का शेयर है और कंपनी 2 रुपए प्रीमियम ले रही है, 1 लाख शेयर इश्यू कर रहे हैं और 1,70,000 एप्लीकेशन इनके पास आती है। इन्होंने प्लान किया प्रोरेटा अलॉटमेंट करने का, जिसमें से 20,000 एप्लीकेशंस को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और 1,50,000 शेयर्स को उन्होंने प्रोपोर्शनेटली प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दिया। अनिल, जिसके पास 1,000 शेयर्स थे, जिसको 1,000 शेयर्स मिले हुए थे, उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल मनी नहीं दिया। इसके बाद उनको नोटिस भेजा गया, नोटिस ऑफ फॉरफीचर। नोटिस ऑफ फॉरफीचर का मतलब ये कि हम आपके शेयर्स को फॉरफिट करने जा रहे हैं, आप चाहें तो पेमेंट अभी भी करते हैं। तो जब उनको नोटिस भेजा गया तो उन्होंने उसका पेमेंट कर दिया और साथ के साथ इन्होंने 300 रुपीज इंटरेस्ट का कोई अमाउंट बनता, जो भी उसका बनता था कॉल्स इन एरियर्स का, वो भी उन्होंने पे किया। Amit, to whom 2,000 shares were allotted, failed to pay the allotment and call money. और दूसरा एक और शेयर होल्डर है अमित, जिनके पास 2,000 शेयर्स हैं, उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल मनी नहीं दिया। इनको नोटिस भेजा गया, फिर भी इन्होंने कॉल का पैसा नहीं दिया और जब कॉल का पैसा, एरियर्स का पैसा नहीं दिया, तो इनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया। आलोक एक तीसरे व्यक्ति हैं जिनके पास 3,000 शेयर्स हैं। इन्होंने क्या किया है कि एडवांस में पेमेंट कर दिया है, जितना भी इनका फाइनल कॉल का अमाउंट था, जो कॉल का अमाउंट था, ये इन्होंने पे कर दिया है अलॉटमेंट के साथ। फिर इसके बाद 1,000 शेयर्स को 9 रुपीज के रेट से बेच दिया गया। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है एक बैलेंस शीट बनाई जाए जिसमें शेयर होल्डर्स फंड दिखाए जाएं और साथ के साथ आप जर्नल एंट्रीज भी पास करें। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। इसमें 2 जगह पर कॉल्स इन एरियर है और तीसरी जगह पर कॉल्स इन एडवांस है और यहाँ पर 2 लोग ऐसे हैं जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। आपने नॉर्मली एक ही आदमी के को मिला करके क्वेश्चन किया। तो चलिए प्रैक्टिस हो जाएगी और नेक्स्ट क्लास से तो हम डिबेंचर्स को स्टार्ट करेंगे। पहले हमें क्वेश्चन को लिख लेना चाहिए रफ में, जिसको वर्किंग नोट के तौर पर हम लोग लिख लेते हैं। तो वो ले आते हैं हम एक मैट्रिक्स
बनाने के लिए आपको एडवाइस दी गई है कि आप एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिया करें, खास तौर पर जब आपका क्वेश्चन जो है प्रीमियम का हो। देखिए, पहले आप ले रहे हैं एप्लीकेशन का पैसा, फिर उसके बाद आप ले रहे हो अलॉटमेंट का पैसा। इसके लिए हम लोग लिख ले रहे हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 3 बार में पैसा ले रहे हैं हम, प्रीमियम भी ले रहे हैं, इसलिए प्रीमियम के पार्ट को भी मेंशन कर देंगे। मैट्रिक्स में आपको मैंने एडवाइस यही है मेरी कि आप हमेशा मैट्रिक्स का जो है टोटल वाला या आउटर एरिया पूरा पहले कंप्लीट करें। देखिए, यहाँ पर 3 लोग और भी आ गए, तो उनकी डिटेल्स भी हम चाहें तो यहीं पे मेंशन कर सकते हैं। तो आगे इनकी डिटेल्स भी यहीं पे शेयर पेबल है 4, 5 एंड बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम है, और प्रीमियम कितना होगा 2 रुपीज। तो देखिए 10 रुपीज का जो है आपका शेयर है, ₹10 का शेयर है, 2 रुपीज प्रीमियम है, टोटल 12 रुपीज लेंगे। ये अमाउंट आपका कैपिटल का है, ये अमाउंट प्रीमियम का है, और ये आपका टोटल अमाउंट होगा। यहाँ पे उन्होंने बताया पहली बार में ले रहे हैं 4 देन 5, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम है, इसलिए 4 यहाँ लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे टोटल के अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो 5 + 4 9, 12 में से 9 यहाँ आ गया, तो यहाँ पर बचा 3 रुपीज। प्रीमियम का अमाउंट जो है वो आपका अलॉटमेंट के समय में है, बाकी और कहीं पे भी नहीं है। इसमें से इसको माइनस करते हैं हम, तो जब हमने माइनस किया, इसका जो फिगर आ रहा है 4 आ रहा है, 3 आ रहा है और 3 आ रहा है, यानी कि पेबल शेयर था 433, और जिसमें से 2 रुपीज प्रीमियम का हो गया, तो ये लिया जा रहा है 453। सबसे पहले जो है एक शेयर होल्डर है जिनके पास 1000 शेयर्स हैं, उन्होंने क्या किया, उनका नाम क्या था, उनका नाम था अनिल। हाँ जी, अनिल जो है वो ये पे कर रहे हैं, ये नहीं पे कर रहे, ये नहीं पे कर रहे। इसके बाद जो है अमित हैं, इन्होंने भी ये पे किया, ये नहीं पे किया और ये नहीं पे किया। और तीसरे नंबर पे आलोक हैं, जिन्होंने सारा पैसा दे दिया है, और एक काम और किया है कि ये जो पैसा था ये वाला यहाँ पर एडवांस दे दिया, इस जगह पे एडवांस में पेमेंट कर दिया। यानी कि जो यहाँ का पैसा था, जो फर्स्ट कॉल का पैसा था, वो उन्होंने ऊपर अलॉटमेंट के टाइम पे ही दे दिया। तो अनिल का, अमित का कॉल्स इन एरियर्स रहेगा, और आलोक का कॉल्स इन एडवांस रहेगा। टोटल जो एप्लीकेशंस आई हैं हमारे पास, उसके लिए भी लिख लेते हैं अप्लाइड कितना हुआ है हमारे पास। एक स्टेटमेंट बना लेना चाहिए, खास तौर पे तब बनाना चाहिए कि जब आपका प्रोरेटा अलॉटमेंट चल रहा हो। इसको बनाना कोई जरूरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल, पर बना लेते हैं तो ठीक रहता है। 1,70,000 शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ, और अलॉट कर सकते हैं हम केवल 1 लाख शेयर, क्योंकि हम लोग 1 लाख शेयर इश्यू कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, 20,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, इनको कोई भी शेयर नहीं दिया। फिर दूसरी तरफ जो बचे हुए शेयर्स हैं उनको उन्होंने प्रोरेटा किया, यानी कि 1,50,000 शेयर्स को इन्होंने अलॉट किए हैं 1 लाख शेयर्स प्रोपोर्शनेटली। तो यहाँ पर प्रोरेटा अलॉटमेंट है, और 50,000 शेयर्स का पैसा एडवांस में बच गया। आइए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, और ये हमें पता होना चाहिए प्रोरेटा के क्वेश्चन में कि अप्लाई कितना था, अलॉटेड कितना था। तो पहले हम अनिल के लिए देख लेते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं।
अनिल के लिए applied upon allotted, जिन्होंने अप्लाई किया 1,50,000 शेयर्स के लिए, उसको कंपनी ने अलॉट किए 1 लाख शेयर। और अनिल के लिए बात करते हैं। लिखा हुआ है अनिल टू होम 1000 शेयर्स वर अलॉटेड। अनिल को 1000 शेयर्स अलॉट किए गए थे, तो अनिल को 1000 शेयर्स अलॉटेड हैं, यानी कि इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, x, और x की वैल्यू आ गई 1500, यानी कि अनिल ने 1500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस भेजी और उनको कंपनी ने 1000 शेयर्स दिए। अनिल के बाद अमित की बात कर लेते हैं। अमित ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इनके लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अप्लाइड, अलॉटेड, और सेम वैसे ही करना होगा जिन्होंने 1,50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उनको कंपनी ने अलॉट किए 1 लाख शेयर्स। और अमित के लिए सेंटेंस पढ़ेंगे। लिखा हुआ है अमित टू होम 2000 शेयर्स वर अलॉटेड, जिनको 2000 शेयर्स प्रदान किए गए थे, तो इनको अलॉटेड है 2000 शेयर्स। इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, x, और x की वैल्यू आ जाएगी 3000, यानी कि 3000 शेयर्स मांग रहे थे और इनको कितने शेयर्स दिए गए, 2000। सॉरी। आइए अब हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं और फिर आगे का वर्किंग नोट बीच में बनाएंगे। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे पास 1,70,000 एप्लीकेशंस आई। 1,70,000 इंटू एप्लीकेशन मनी थी 4 रुपीज। 1,70,000 इंटू 4 यानी कि 6,80,000। 6,80,000 रुपीज हमारे पास आएंगे। अगली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन से अमाउंट हमने ट्रांसफर करना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दिया, इसका 6,80,000 ऊपर से उठाया और इसको अब हमने इनकी सही जगह पे पहुंचाना है। शेयर एप्लीकेशन एक टेम्पररी अकाउंट है, सही जगह है इनकी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रही हैं तो उनका पैसा आपने वापस करना है, तो आपने टू बैंक अकाउंट लिखना है। और अगर आपके पास प्रोरेटा अलॉटमेंट है तो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट उठा के उनका आगे की कॉल में ट्रांसफर करना है। आगे अलॉटमेंट है तो आपने अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। देखिए हमने 1 लाख शेयर्स ही बेचे हैं, तो 1 लाख शेयर्स का ही पैसा हम कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। हमने 1 लाख इंटू 4 लाख रुपीस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर 20,000 एप्लीकेशंस आपने रिजेक्ट कर दी हैं, तो 20,000 के 4 रुपीस आप वापस करेंगे, यानी कि 80,000 रुपीस। फिर इसके बाद आपने एक्स्ट्रा एडवांस में लेके रखा हुआ है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट किया था, 50,000 शेयर्स का पैसा आपके पास रखा हुआ है। ये 50,000 शेयर्स का पैसा मैं आपको दिखा भी दूं। देखिए यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है प्रोरेटा अलॉटमेंट। 1,50,000 वालों को 1 लाख शेयर दिए, तो 50,000 शेयर्स का पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है। ये पैसा हमने आगे ट्रांसफर कर देना है इनके अलॉटमेंट अकाउंट में। 50,000 इंटू 4 2 लाख रुपीस। इसके बाद हमने शेयर अलॉटमेंट ड्यू करना है। एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इस समय हम प्रीमियम भी ले रहे हैं।
तो साथ के साथ टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी क्रेडिट होगा। ये क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है, हमने अपने कैपिटल के अलावा जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है वो ले रहे हैं। आपने यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनाया होता है उसमें लिखा हुआ है कि 3 रुपीज आप कैपिटल के लिए लोगे, 2 रुपीज आप प्रीमियम के लिए लोगे और टोटल आप 5 रुपीज लोगे। तो यहाँ पर अलॉटमेंट पे टोटल आप ले रहे हो 5 रुपीज, कैपिटल के ले रहे हो आप 3 रुपीज और सिक्योरिटीज प्रीमियम के 2 रुपीज। और कितने शेयर्स आप बेच रहे हो? आप बेच रहे हो 1 लाख शेयर, तो 1 लाख शेयर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और इस तरीके से आपने अब ड्यू करना है। ड्यू हो गया आपका 5 लाख, फिर हो गया 3 लाख रुपीस कैपिटल का ड्यू और 2 लाख रुपीस प्रीमियम का ड्यू। अब आपको 5 लाख रुपीस मिल गए। इस समय 3 और पॉइंट इसमें इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले तो ये कि जो पैसे मिलने थे उसमें से 2 लोग, पहला एक शेयर होल्डर है अनिल, वो पे नहीं कर रहा। दूसरे नंबर पे अमित एक शेयर होल्डर है, वो नहीं पे कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे आलोक एक शेयर होल्डर है जो आगे का पैसा भी यहाँ पर पे कर दे रहे हैं। यानी कि 2 लोगों का कॉल्स इन एरियर होगा और तीसरे आदमी का कॉल्स इन एडवांस होगा। अब दोनों के लिए और इन तीनों के लिए हम वर्किंग करते हैं। पहले वाले का देखते हैं कितना एरियर है, फिर देखते हैं दूसरे वाले का कितना एरियर है और तीसरे वाले का कितना एडवांस है। इस वर्किंग पे अब हम आने जा रहे हैं। क्वेश्चन में कोई भी नया पॉइंट नहीं है, बस एक आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। हमने इस तरह का क्वेश्चन भी किया हुआ है इसलिए कराया जा रहा है। बाकी मेरे पढ़ाने लायक कोई ऐसा नहीं है, बस ये कि एक साथ 2-3 पॉइंट इकट्ठे एक ही जगह पर आ रहे। तो अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, एक एक करके इनके एरियर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरियर्स अनिल के लिए। अनिल के लिए हमने यहाँ पे ऊपर देखा है कि 1500 शेयर्स ये मांग रहे थे और हमने इनको दिए हुए 1000 शेयर्स। इन्होंने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन मनी पे करी, फिर इसके बाद अलॉटमेंट नहीं दिया और इसके बाद इन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। तो आइए इनका अमाउंट कैलकुलेट कर लें। अभी हम अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं कि इनका अलॉटमेंट पर कितना पेंडिंग है। तो देखिए एप्लीकेशन के समय पर, जब एप्लीकेशन का टाइम था, एप्लीकेशन देते वक्त इन्होंने 1500 शेयर्स का पैसा मिलवाया एप्लीकेशन के समय में और इन्होंने दिया 1500 इंटू 4, 6000 रुपीज इन्होंने दिए। जबकि कंपनी ने इनको कितने शेयर्स दिए? केवल 1000। तो इनको देना कितना था? 1000 इंटू 4, 4000 रुपीज देने थे और इस समय इनके 2000 रुपीज जो है वो एडवांस चले आ रहे हैं। किस समय एडवांस है? अलॉटमेंट के समय में 2000 रुपीज इनका एडवांस है। अब हम इनकी बात करते हैं अलॉटमेंट के समय की बात। जब हम अलॉटमेंट पर आते हैं तो ये अपना अलॉटमेंट नहीं पे कर पा रहे हैं और अलॉटमेंट पर इनको देना कितना है? 1000 इंटू 5 इनको देना है 5 रुपीज के हिसाब से 5000 रुपीज। पर हम ये नहीं कह सकते कि वो 5000 रुपीज नहीं दे रहे। उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि वो अपने 1000 शेयर्स के 5 रुपीज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी एडवांस में 2000 रुपीज दिए हुए हैं। तो ये 2000 रुपीज यहाँ जो एडवांस में दिए हुए हैं, ये माइनस होने के बाद हम इनका एरियर्स का अमाउंट पता कर पाएंगे। तो इस समय इनके 3000 रुपीज एरियर्स ऑफ अलॉटमेंट, एरियर्स ऑफ अलॉटमेंट। देखिए एरियर्स ऑफ अलॉटमेंट के लिए ऐसा नहीं होता कि हम एरियर्स ऑफ अलॉटमेंट अकाउंट या अलॉटमेंट एरियर अकाउंट खोलें। हम यहाँ पर क्या करते हैं,
कि एरियर्स ऑफ अलॉटमेंट नहीं खोलते, इसको हम कॉल्स इन एरियर्स से कहते हैं। इस चाहे वो अलॉटमेंट का भी पेंडिंग हो, तो कई लोग सोचते हैं कॉल्स इन एरियर की जगह पर अलॉटमेंट इन एरियर लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है, हम इसको कॉल्स इन एरियर ही कहते हैं। तो ये है इसका कॉल्स इन एरियर्स। अब इसके बाद हम दूसरे शेयर होल्डर की बात करते हैं। दूसरे शेयर होल्डर का नाम अमित है और इनके पास 3000 शेयर्स हैं। तो अमित की बात करते हैं हम। इन्होंने भी एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों अमाउंट नहीं दिए, केवल एप्लीकेशन दिया। तो इनकी बात करते हैं, एप्लीकेशन पे इन्होंने कितने पैसे दिए होंगे। हम अभी अभी ऊपर कैलकुलेट करके हटे हैं और हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है कि अमित ने 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और इनको मिले 2000 शेयर्स थे। चलिए मैं आपको शो भी कर देता हूँ। ये कैलकुलेट किया हुआ है कि अमित ने अप्लाई किया था 3000 शेयर्स के लिए और इनको अलॉटेड शेयर्स हैं वो 2000 है। तो इन्होंने एप्लीकेशन के समय में कितने पैसे दिए होंगे? इन्होंने एप्लीकेशन के समय में पे करा होगा 3000 into 4 और इन्होंने पैसे भिजवाए होंगे 12,000 रुपीज। और इनके बनते कितने हैं? इनको दिए कितने गए थे शेयर्स? 2000। तो इनके बनते कितने हैं? 2000 into 4 8,000 रुपीज। और इनका यहाँ पर एरियर एडवांस हो गया है और एडवांस का अमाउंट होगा इनका, जैसे पहले वाले शेयर होल्डर का था एडवांस, वैसे इनका हो गया है 4,000 रुपीज एडवांस। फिर हमने अलॉटमेंट पे चलते हैं। इनके अलॉटमेंट पर देखते हैं इनका कितना अमाउंट बनता है। तो अलॉटमेंट पर इनका जो अमाउंट है वो होता है जी 2000 into 5। अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज की है, 10,000 रुपीज। ये नहीं पे कर रहे, ये 10,000 रुपीज नहीं भिजवा रहे हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये 10,000 नहीं पे कर रहे। क्यों नहीं ऐसा कह सकते? क्योंकि इनका 4,000 रुपीज ऑलरेडी एडवांस में रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने 4,000 जो एडवांस का अमाउंट है वो काटने के बाद फिर हमने बात करनी है कि इनका एरियर कितना है। तो यहाँ पर जो एरियर आ रहा है वो इनका आया 6,000। तो अलॉटमेंट इन एरियर की जगह पर जो सही टर्म है मैं वही लिख दे रहा हूँ, कॉल्स इन एरियर। इसको आप कॉल्स ही कहेंगे, इसको आप अलॉटमेंट इन एरियर वर्ड यूज कर सकते हैं वर्किंग नोट में, पर एंट्रीज में हम कॉल्स इन एरियर से लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने ये बात समझ ली कि जो इनका पहले वाले का है 3000 एरियर है, दूसरे वाले शेयर होल्डर का 6000 एरियर है, और एक और शेयर होल्डर है आलोक। आलोक की अगर हम बात करें तो आलोक ने क्या करा है, एडवांस दिया है। आलोक इनका एडवांस अमाउंट होगा, कितना अमाउंट एडवांस का होगा? बड़ी सिंपल सी बात है। इनका सेंटेंस एक बार जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो पहले हम पढ़ें। लिखा हुआ है आलोक टू होम 3000 शेयर्स वर अलॉटेड, जिनको 3000 शेयर दिए गए थे। पेड कॉल मनी, उन्होंने कॉल का पैसा, अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी के टाइम पे आगे की कॉल का पैसा भी उन्होंने वहां पे पहुंचा दिया। अब देखिए शेयर पेबल कैसे है, फिर से देख लेते हैं हम लोग। शेयर पेबल है 453। कुल मिला के मतलब क्या निकला कि आलोक ने ये जो 3 रुपीज का अमाउंट था वो यहाँ पर पे कर दिया इस जगह पर। तो यहाँ पर उन्होंने जो अपना 5 के अलावा जो भी इसमें एडवांस कटने के बाद जो अमाउंट ड्यू था वो तो दिया ही दिया, और आगे के 3 रुपीज भी उन्होंने हमें दे दिए। तो 3 रुपीज मिल गए हमें एडवांस में। तो एडवांस में 3 रुपीज मिले, और कितने शेयर्स के ऊपर मिले? इनके पास हैं कितने शेयर्स? 3000, यानी कि इनसे एडवांस कितना मिल गया? 9,000 रुपीज। अब हम
अलॉटमेंट पर ड्यू कितना अमाउंट है, कितना ड्यू था, उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि अमाउंट हमें मिलेगा कितना। देखिए टोटल ड्यू जो है आपका, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट या एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ये हमने ड्यू किया हुआ है 5 लाख रुपीस। और आप नोटिस करिए ये 2 लाख रुपीस आपने पहले से ही ले ली, तो टोटल अमाउंट ड्यू था आपका 5 लाख और ऑलरेडी अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट इसमें से ऑलरेडी मिल चुका है। अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के समय में जो पहले से ही मिल गया पैसा, तो एप्लीकेशन के समय में मिल चुके हैं 2 लाख रुपीस। अब मिलेंगे कितने, 3 लाख रुपीस। इस समय एरियर हो गया, पहले वाले शेयर होल्डर अनिल ने एरियर कर दिया, तो इनका कॉल्स इन एरियर है और ये नहीं पे कर रहे हैं। कितना अमाउंट नहीं पे कर रहे हैं, ये 2000 था इनका। फिर से देख लेते हैं, इनका एरियर कितना है, 2000 नहीं 3000। इनका 3000 एरियर है और दूसरे वाले का है 6000 एरियर। आइए, तो कॉल्स इन एरियर पहले वाले का हो गया 3000, तो इसका मतलब मिलेगा कितना बैंक में, 2,97,000। फिर इसके बाद इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको अलग अलग लिख के बता रहा हूं। तो अमित से पेमेंट नहीं मिला 6000 का, तो 6000 ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2,91,000। और इसके बाद आलोक जो थे, इनका एरियर था और ये कॉल्स इन एरियर्स है, इनका है कॉल्स इन एडवांस, इन्होंने एडवांस में दे दिया है। तो इन्होंने एडवांस में कितना दे दिया था, ये देखिए इनका कैलकुलेशन चेक करिए, एडवांस कैलकुलेट किया हुआ है। इन्होंने 3000 इंटू 3 9,000 रुपीज एडवांस में दे दिया। तो ये 9,000 रुपीज हमें यहाँ पे जुड़ के मिल जाएंगे। तो अमाउंट जो होगा, बैंक का अमाउंट कितना होगा, वो अमाउंट निकल के आएगा 3 लाख रुपीज, ये बैंक का अमाउंट होगा। यहां पर कौन सी बात नहीं है आपके समझ में, ये मुझे बताइए आप। सब लोग एक बार सोचिए और बताइए कौन सी बात मैं फिर से बताऊं। कोई डाउट नहीं है तो मैं फिर आगे चलता हूं। देखिए पहले आपको समझा दूं मैं कि एंट्री हम मर्ज करके लिखेंगे, कैसे मर्ज करेंगे ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं। आपने कॉल्स इन एडवांस वाली अभी तक एंट्रीज एक ही बार करी है, एक ही दिन क्वेश्चन किया गया है, तो इसलिए मैं इसको अलग से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, आप अभी तक एरियर्स के इतने दिन से क्वेश्चन कर रहे थे, तो आप ऐसे लिख लेते कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और इस जगह पर आप लिखते थे टू शेयर अलॉटमेंट। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 100 रुपए मिलने थे और उसमें से हमें एरियर हो रहा है 5 रुपए का, तो हमने कॉल्स इन एरियर कर दिया और बैंक में बताया जी 95 रुपीज मिले। ऐसे हम एंट्रीज अभी तक कर रहे थे, अभी भी ऐसी होनी है एंट्री, पर अब क्या है कि यहाँ पे एडवांस भी आ गया। तो अगर एडवांस आ जाएगा तो उसकी अलग एंट्री वैसे तो बनती है, और वो एंट्री होती है जी बैंक अकाउंट डेबिट। पैसे आ रहे हैं, किस चीज के आ रहे हैं, एडवांस में आ रहे हैं, तो एंट्री बनती है हमारी कॉल्स इन एडवांस। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, ये एडवांस की एंट्री है। पैसे आए बैंक में, डेबिट द रिसीवर बैंक, एंड किस पर्पस से आ रहे हैं, कॉल्स इन एडवांस के पर्पस से आ रहे हैं।
सपोज कर लेते हैं कि एडवांस में 15 रुपीज मिल गए। तो ये आपके नॉर्मल अलॉटमेंट की एंट्री है और ये एडवांस की एंट्री है। अब ये दो अलग अलग एंट्रीज होती हैं, बट जो ट्रेंड क्या है वो एक साथ मर्ज करके लिखने का है। तो अब हम मर्ज करके इसी एंट्री को कैसे लिखेंगे, अब आप समझेंगे इस बात को। देखिए बैंक बैंक दोनों जो है अमाउंट प्लस हो गए, तो टोटल बैंक बैंक जो प्लस कर दिया, तो हमने यहाँ पे ऐसे लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट 95 और 15, ये प्लस कर दिया हमने टोटल अमाउंट, तो ये आपका अमाउंट हो गया 110 रुपीज। कॉल्स इन एरियर डेबिट है, नीचे तो कुछ है नहीं, तो कॉल्स इन एरियर तो डेबिट ही रहेगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स डेबिट, और कितने रुपए थे यहाँ पे कॉल्स इन एरियर में थे 5 रुपीज। फिर टू शेयर अलॉटमेंट, ये भी किसी के साथ मर्ज नहीं हो सकता, आपने टू शेयर अलॉटमेंट ही लिखना है यहाँ पर। तो शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट कितना था 100 रुपीज। और एडवांस का कितना पैसा आ गया था, एडवांस कहां पर है, क्रेडिट है, तो 2 कॉल्स इन एडवांस, ये एंट्री मर्ज करके इस तरीके से हो जाएगी 15 रुपीज। तो अब देखिए यहां पर आपकी पहले एंट्री इतनी होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट यहां तक होती थी। अब जब उसमें पैसा मिल रहा है एडवांस का, तो एक एंट्री उसके अंदर और आके फिट होगी, वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, और उसका अमाउंट ऊपर बैंक में ऐड हो गया और नीचे उसका कॉल्स इन एडवांस आ गया। अब इसका मतलब अगर समझें तो 100 रुपीज हमें अलॉटमेंट के मिलने थे, कॉल्स इन एडवांस के 15 मिलने थे, इस 100 में से 5 पेंडिंग है और 110 रुपीज हमारे बैंक में आ गए हैं। 100 में से 5 कट गया है तो 95 मिला है, और 15 एडवांस का जुड़ गया है, तो वो इसलिए हमारे पास 110 रुपीज का अमाउंट मिल रहा है। अब ऐसी ही एंट्री अब हमें मर्ज एंट्री यहाँ पे भी पास करनी, क्योंकि यहाँ पे अभी कॉल्स इन एरियर्स है और कॉल्स इन एडवांस है। अगर आप नोटिस करें यहाँ पर, तो एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पर कॉल्स इन एरियर 2 बार है, तो 2 बार कॉल्स इन एरियर नहीं लिखा जाएगा। अगर ऐसे हमारे बड़ी कंपनी है और ऐसे 100 आदमी नहीं दे रहे, तो एक ऐसा नहीं कि 5 पन्ने में एक एंट्री पास करेंगे कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एरियर, हमने सारा कॉल्स इन एरियर को एक साथ सम अप करके एंट्री पास करनी है। तो टोटल कॉल्स इन एरियर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर कितने हैं 6000 और 3000, टोटल कॉल्स इन एरियर होगा 9000 रुपीज, और 9000 रुपीज ही एडवांस है। तो कहने का मतलब क्या है, 9000 ही एरियर है और 9000 ही एडवांस है। ये कुछ भी इसमें मैं नया पॉइंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस इसको अटेंड करने से ये हो जाएगा कि आप जब एग्जाम में जाओगे ना, तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये किया हुआ है, और आप कॉन्फिडेंस के साथ अटेंड कर लोगे। अटेंड तो आप वैसे भी कर लोगे, पर अब आप कॉन्फिडेंस के साथ अटेंड करोगे। तो मैं फिर इसको पहले अलग से जैसे एंट्री पास करते थे मैं वैसे ही समझाते हुए चल रहा हूँ। हमारी जब कॉल्स इन एरियर होती थी तो हमारी एंट्री होती है बैंक, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, ये हमारी बेस एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहां पर क्या है, कॉल्स इन एरियर जब हो जाता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। अब ये एंट्री तो थी आपकी, अब इसमें आपको एक एंट्री और जोड़नी है, वो है क्या, आपको कॉल्स इन एडवांस का पैसा मिला है। जब कॉल्स इन एडवांस का पैसा मिलेगा तो आपकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, तो आपने इसी में ही बैंक अकाउंट तो लिखा ही हुआ है, तो बैंक के अंदर बैंक का अमाउंट ऐड कर देंगे और नीचे हम लिख देंगे जी टू कॉल्स इन एडवांस। बैंक का अमाउंट अभी ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया था, वो 3 लाख था। अलॉटमेंट का अमाउंट भी 3 लाख था। कॉल्स इन एरियर 2 थे, एक था 3000 एक था 6000, टोटल कॉल्स इन एरियर था 9000। और कॉल्स इन एडवांस जो है आपने अलग से कैलकुलेट किया था, आलोक ने जो है 3000 शेयर्स के 3 रुपीज आगे के कॉल के यहाँ पर पे कर दिए, तो 3000 इंटू 3 9000 आगे का यहाँ एडवांस आ गया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस। इस तरीके से आपकी ये जो एंट्री यहाँ पर बनेगी। अब इसके बाद हमने अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल पे चलना है, और फर्स्ट कॉल पर फिर से 2 लोग पैसा नहीं देंगे, हम ये कहेंगे कि अब तो 3 लोग पैसा नहीं देंगे।
देखिए उन्होंने बताया कि अनिल पेमेंट नहीं कर रहे, अनिल ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फिर उन्होंने बताया कि अमित ने पैसा नहीं दिया, फिर इन्होंने ये बताया कि आलोक ने ऊपर ही पे कर दिया। तो आलोक ने जब पहले ही पे कर दिया, अब तो आलोक दोबारा नहीं पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे वाली एंट्रीज पे। अब हमें फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री में पास कर रहा हूं। तो शेयर, अब चूंकि ये लास्ट है तो एंड फाइनल लिख देना बेटर होता है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए हमने फाइनल कॉल को ड्यू करना है। फाइनल कॉल 3 रुपीज की है और 1 लाख शेयर्स हमने इश्यू किए हुए हैं। 1 लाख शेयर से हम 3 रुपीज मांगेंगे। तो 1 लाख इंटू 3 लाख रुपीज हमें मिलने हैं। अब हमारे पास 3 लोगों से पेमेंट नहीं आएगा, तो हम लोग लिख लेते हैं वर्किंग। ये वर्किंग बना रहे हैं हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए वर्किंग है। यहां पर टोटल अमाउंट ड्यू वो आपने अभी अभी कैलकुलेट किया और बताया कि 3 लाख रुपीस टोटल ड्यू है। 1 लाख शेयर बेचे हुए हैं, फाइनल कॉल 3 रुपीस की है। यहां पे सबसे पहले अनिल नहीं पे कर रहे हैं। अनिल के पास 1000 शेयर्स हैं। 1000 इंटू 3 इनका कॉल्स इन एरियर हो गया। इसमें से 3000 रुपीस इनके नहीं मिलेंगे, तो 2,97,000। फिर इसके बाद अमित एक शेयर होल्डर हैं जिनके पास 2000 शेयर्स हैं। ये भी 3 रुपीस की कॉल नहीं पे कर रहे। इनका कॉल्स इन एरियर इनका भी है, और कॉल्स इन एरियर जो है इनका वो 6000 हो जाएगा। तो अमाउंट हमें मिलना होगा 2,91,000। अब देखिए जो आलोक हैं उनके पास 3000 शेयर्स हैं। वो 3000 शेयर्स का पैसा 3 रुपीज ऑलरेडी कॉल्स इन एडवांस में पे कर चुके हैं। वो उन्होंने पहले से दिया हुआ है। तो जिस शख्स ने पहले दिया हुआ है वो बैंक में थोड़ी ना भिजवाएगा। हम इस समय कैलकुलेशन कर रहे हैं कि बैंक में कितना पैसा जाएगा। तो इनसे 9000 रुपीज और नहीं जाएंगे बैंक में, क्योंकि ये तो ऑलरेडी दे चुके हैं। तो बैंक में जो अमाउंट आया होगा वो इतना, यानी कि 2,82,000 रुपीज बैंक में आए। अब हमने यहां पर एक बात और समझनी है। देखिए इस जगह पर अब ये देखिए, जब हमने एडवांस लिया था उससे तो हमने एंट्री पास क्या करी थी। जब हम एडवांस लेते हैं शेयर होल्डर से तो हम अपनी एंट्री क्या पास कर रहे हैं, वहां पे एंट्री पास कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया है। इसका मतलब क्या है कि इतने पैसे आए पड़े और एडवांस में आए पड़े। जब भी उसका ड्यू टाइम आएगा, यानी कि जैसे अब फर्स्ट कॉल का आ गया टाइम, तो हमने अब क्या करना है, इस अमाउंट को ट्रांसफर कर देना है। तो ट्रांसफर ये अमाउंट कैसे होगा, ये यहाँ पर आपको ये तो पता ही है कि अगर कोई चीज क्रेडिट करी गई है उसको ट्रांसफर करने के लिए डेबिट करना होगा, और अगर कोई चीज डेबिट करी गई है तो उसको ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो अगर इसी का एग्जांपल लें तो ये जब कहाँ का पैसा ले लिया था, फर्स्ट कॉल का। तो जब फर्स्ट कॉल का टाइम आएगा तो वहां पर जो एंट्री होगी वो ये होती है फर्स्ट कॉल के रिसीविंग की, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये इसी एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि फर्स्ट कॉल पे हमें यहाँ पे 200 रुपए मिलने थे, तो बैंक में क्या होंगे ना, इनके 15 रुपीज नहीं आए होंगे, तो यहाँ पर कितना आया होगा 185। पर यहाँ पे 200 का अमाउंट कैसे किया जाएगा, ये जो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट किया था, इस कॉल्स इन एडवांस को उठा करके अब हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो कॉल्स इन एडवांस को जब हम डेबिट कर देंगे तो जो पहले क्रेडिट किया हुआ था वहां से अमाउंट निकल के यहाँ पर आ गया 15 रुपीज। तो इस तरीके से एंट्री जो है वो कंप्लीट होगी।
क्या मतलब हुआ इसका कि हमारे पास फर्स्ट कॉल पे 200 मिलना था, हमने बताया जी बैंक में 185 आ गया और ऊपर पहले ही एडवांस मिल गया था, वहां से हमने निकाल लिया। तो निकालते समय पैसा क्या करना होगा, कॉल्स इन एडवांस का डेबिट करना होगा। एक अलग से और बात फिर से समझा देता हूं मैं। देखिए जो कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन एरियर क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं जब एरियर होता है। और अगर ये पैसा रिसीव हो जाएगा, जब ये रिसीव हो जाएगा पैसा, तो हम कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट कर देंगे। तब हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स। हालांकि आज हम पहला ऐसा प्रश्न करने जा रहे हैं जिसमें कॉल्स इन एरियर का पैसा हमें रिसीव होगा। सीधी सी बात है, अब हमारे पास बैंक में पैसे आए तो क्रेडिट में मेंशन करना है, अलॉटमेंट से आए हैं, फर्स्ट कॉल से आए हैं, एडवांस से आए हैं या एरियर वाले आए हैं। तो जब हमें एरियर का पैसा मिलता है तो हम एरियर नाम लिखते हैं और साथ के साथ हम वो जो ऊपर वाला अकाउंट है उसको क्लोज भी कर देते हैं। एडवांस के लिए उल्टा है, जब एडवांस का पैसा मिल जाता है तो हम लिखते हैं जी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। तो यहां पर हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। और जब हमें ये पैसा जिस जगह का होता है वहां पहुंचाना होता है तो इसको क्या कर देते हैं हम, कॉल्स इन एडवांस को कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कर देते हैं। और जिस भी जगह का पैसा है, अगर ये फर्स्ट कॉल का है तो फर्स्ट कॉल में डाल देते हैं, सेकंड कॉल का है तो सेकंड कॉल में डाल देंगे, फाइनल कॉल का है तो फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये बात ध्यान रखनी होगी। ओरिजिनली कॉल्स इन एडवांस क्या था, हमारा क्रेडिट है, और जब वो ट्रांसफर होगा जहां का पैसा है तो वो डेबिट हो जाएगा। और एरियर के लिए क्या है, जब वो एरियर हो रहा होता है तो वो डेबिट होता है और जब वो कैंसिल हो रहा होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। अब हमारे पास देखिए हमारी जो बेस एंट्री है वो एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये हमारी बेस एंट्री है। अब यहां पर कुछ कॉल्स इन एरियर्स हो गए तो उन कॉल्स इन एरियर को हमने क्या करना है, डेबिट करना है। तो हमने यहाँ पे लिखना है जी कॉल्स इन एरियर हुए। आपने हमेशा जब भी कॉल्स इन एरियर होते हैं तो आप डेबिट करते हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि कॉल्स इन एरियर्स हैं और कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट आप डेबिट करोगे। अभी कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कितना हुआ ये अभी आपने कैलकुलेट किया है। देखिए 2 लोगों ने पेमेंट नहीं दिया था, तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर का अमाउंट क्या हुआ है, ये 3000 अमाउंट हुआ है, ये 6000 अमाउंट हुआ है, ये एरियर हमने कैलकुलेट किया है। तो टोटल लिख देंगे हम कॉल्स इन एरियर, यानी कि अलग अलग दोनों का लिखे। तो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हमारा है 9000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉल्स इन एरियर्स 9000। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिलना कितना था, 3 लाख रुपीस। अब यहां पर आप नोटिस करिए जो ऊपर कॉल्स इन एडवांस में पैसा पड़ा हुआ है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं। देखिए यहां पर कॉल्स इन एडवांस का पैसा क्रेडिट हुआ पड़ा है। ये 9000 रुपए आपने पहले लिए हुए हैं। ये कहाँ के लिए हुए हैं, या फर्स्ट कॉल के लिए हुए हैं। तो जब फर्स्ट कॉल ये लेके आपने वहां रखे हुए हैं, अब फर्स्ट कॉल का टाइम आ गया, तो अब फर्स्ट कॉल के टाइम पे आपने क्या करना है, ये पैसा यहाँ पे ट्रांसफर कर देना। तो ये पैसा यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो आप यहाँ पे लिखोगे कि कॉल्स इन एडवांस से पैसा यहाँ पर आएगा। तो कॉल्स इन एडवांस से कितना पैसा आएगा ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, तो ये भी इत्तेफाकन 9000 का अमाउंट है। तो हमने ये बताना है कि 3 लाख में से
9,000 तो एडवांस अकाउंट से मिल जाएगा और 9,000 मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब 3 लाख में से 18,000 नहीं मिल रहे। और हमने यहाँ पे कैलकुलेशन भी करी है कि हमें मिलेंगे कितने, 6 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 9 नहीं मिलेगा, टोटल मिलेगा 2,82,000। तो इस तरीके से यहाँ का जो अमाउंट होगा वो होगा आपका 2,82,000। यहां तक कोई बात आपके अगर समझ में नहीं आई है तो वो आप मुझे बताएं, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए हम आगे चलते हैं, कोई भी नई क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए सारी कॉल्स का पैसा जो है हमने जो एडजस्ट करके फाइनल कॉल तक कंप्लीट हो गए। अब यहां पर क्या उन्होंने बताया कि 2 शेयर होल्डर हैं, एक अनिल और एक अमित। जो अनिल हैं उन्होंने क्या किया, जो उनका पेंडिंग अमाउंट चले आ रहा था वो उन्होंने पे कर दिया और साथ के साथ उन्होंने हमें ब्याज भी दी, उन्होंने हमें ब्याज का अमाउंट भी दिया। ठीक है, तो जो अमित का अमाउंट, अनिल का जो अमाउंट है ब्याज का, वो हमें साथ के साथ मिल रहा है, यानी कि मिलेगा कितना पैसा। तो अनिल का एरियर देखिए कितना है, अनिल का एक तो एरियर पड़ा हुआ है ये 3,000। फिर और चलते हैं, इससे पहले अलॉटमेंट के समय पर अनिल का एरियर कितना था, 3,000। तो अनिल का 2 बार एरियर था, अलॉटमेंट का 3,000 था और साथ के साथ फर्स्ट कॉल का एरियर 3,000 था, यानी कि अनिल का 6,000 रुपीज एरियर था। आज वो हमको 6,000 रुपीज दे रहा है, साथ के साथ वो ये बोलता है कि आप ब्याज का पैसा भी ले लो। अब जो ब्याज का पैसा है वो भी मिल रहा है हमें। अब ब्याज का जो पैसा है वो हमारे लिए क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है, ये बताइए। वो हमें ब्याज मिल रही है कंपनी को, क्योंकि उसने एरर किया था तो ब्याज मिल रही है। तो बैंक में हमारे पैसे जो भिजवाएगा वो इस तरीके से आएंगे, वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 6,300 रुपीज। कैसे 6,300? उनके 3,000 रुपए पहले के अलॉटमेंट के बाकी हैं, 3,000 रुपए फर्स्ट कॉल के बाकी हैं और 300 रुपए ब्याज के। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट, कहां से पैसा मिला किस चीज का, जब अलॉटमेंट का मिलता है तो आप टू अलॉटमेंट लिखते हो, आपको फर्स्ट कॉल का मिलता है तो टू फर्स्ट कॉल लिख देते हो। अब आपको ये पैसा मिल कहां से, किस चीज का रहा है, आपको मिल रहा है जी कॉल्स इन एरियर्स का। कितना पैसा मिल रहा है, 6,000। और साथ के साथ किस चीज का पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का। शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का कितना मिल रहा है, 300। ये 300 क्रेडिट क्यों किया, डेबिट ऑल लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम। ये कंपनी के लिए इनकम है, क्योंकि 6,000 के अलावा 300 रुपए एक्स्ट्रा मिले। यहां तक अगर कोई 6,300 कैसे होगा, 3,000 रुपीज उसका देखिए, अभी बताया मैंने, ये अनिल का है। ठीक है, ये अनिल का अलॉटमेंट पे बाकी है एरियर, ये 3,000 ये एरियर है अलॉटमेंट का, दिख रहा है येलो में हाईलाइटेड है। यस सर। ये 3,000 बाकी है एरियर। फिर अनिल का हमने फर्स्ट कॉल पे एरियर निकाला है, फर्स्ट कॉल पे कितना एरियर हो गया, ये जोड़िए कितना हो गया, 3,000 और 3,000 6,000 और 300 रुपीज ब्याज का हुआ, तो 6,300 हो गया। बोलो स्वाति। यस सर। तो आगे चलूं मैं। यस सर। तो अनिल ने तो जब उनको फॉरफीचर का नोटिस दिया गया, अनिल ने तो पेमेंट कर दी। अब यहाँ पर जो रह गए वो रह गए आपके यहाँ पर अमित। तो इनका उनको जब फॉरफीचर का नोटिस भिजवाया तो इन्होंने पेमेंट नहीं भिजवाया। जब उन्होंने अमित ने नहीं पेमेंट भिजवाया तो अमित के शेयर्स को क्या करना है, हमने फॉरफिट करना है। तो अमित के अब हम शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं और उनके पास कितने शेयर्स थे, 2,000। फॉरफीचर की एंट्री मैं लिख रहा हूं। फॉरफीचर की एंट्री हमारी होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये तो फॉरफीचर में डेबिट करना ही है। प्रीमियम का क्वेश्चन है, चेक करना है प्रीमियम उसने दे दिया था कि नहीं दिया था। देखिए उसने अलॉटमेंट नहीं दिया था, अगर अलॉटमेंट नहीं दिया था
तो इसका मतलब क्या हुआ है, अलॉटमेंट नहीं दिया यानी कि इन्होंने प्रीमियम नहीं दिया। अब चूंकि प्रीमियम नहीं दिया तो प्रीमियम अकाउंट को भी क्लोज करना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट and to calls in arrears account. Calls in arrears. अब देखिए कॉल्स इन एरियर की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कॉल्स इन एरियर को हम अलग अलग कैलकुलेट कर लें, एक ये वे है या ओरली आप कैलकुलेट कर लें, आपको पता ही है। तो चलिए पहले शेयर कैपिटल का अमाउंट लिख देते हैं। इसके 2000 शेयर्स हैं, तो 2000 into 10, ये जो है आपका 20,000 रुपीज तो कैपिटल का अमाउंट हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कौन सा अमाउंट जाना है, जो उसने नहीं पे करा है। कितने रुपए का प्रीमियम था, यहाँ पे 2 रुपीज का प्रीमियम था, तो 2000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज का प्रीमियम अमाउंट उसने 4000 नहीं दिया। और फॉरफीचर में वो अमाउंट आता है जो उसने पे कर दिया है, और जो उसने पे किया था उसकी हमने वर्किंग भी करी हुई है। ये अमित की वर्किंग है। यहाँ पे 3000 शेयर्स के ऊपर उन्होंने 4 रुपीज एक ही बार पहली बार पेमेंट किया और उसके बाद इन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो यानी कि ये 12,000 रुपीज जो है इनके जो है पेड अमाउंट है। हम ये 12,000 रुपीज हम फॉरफिट करेंगे। तो फॉरफिट करने के लिए हम आगे चलते हैं। फॉरफीचर में अमाउंट आ जाएगा 12,000 रुपीज। और अगर आपको ध्यान हो, अभी हमने 2 बार इसके एरियर्स निकाले हुए हैं। तो पहली बार अमित का जो एरियर था ये 6,000 रुपीज का है, ये 6,000 रुपीज का एरियर है अमित का इस जगह पे, ठीक है। या दूसरे वर्किंग नोट में भी आपको ध्यान होगा 6,000 एक जगह और भी है, 2 जगह एरियर था इनका, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 2 जगह पे लिखा है, दोनों जगह लिखा है। तो 6,000 रुपीज ये अमित के लिए, अमित का 6,000 ये एरियर है, और दूसरा अमित का 6,000 का ये एरियर है। 6,000 और 6,000 टोटल एरियर्स हो गए इनके 12,000। तो ये एरियर्स का अमाउंट लिख दीजिए वहां पर, 12,000 रुपीज टोटल एरियर्स। कोई ऐसी बात जो आपके नहीं समझ में आई वो बताएं। इसके बाद तो बड़ा ही सिंपल है, हमने इन शेयर्स को क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया है। और रीइश्यू किया है हमने किस रेट से, इसमें से सारे शेयर नहीं इश्यू किए हैं, हमने रीइश्यू किए हैं 1000 शेयर्स, और जो 1000 शेयर्स रीइश्यू किए हैं वो 9 रुपीज के रेट से। मैं क्वेश्चन फिर से आपके साथ शेयर करता हूं। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 9 एज फुल्ली पेड अप। अच्छा, मेरे नेक्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स ने क्लास में एंट्री कर लिए, तो जो नए स्टूडेंट्स आ गए प्लीज बियर विद मी फॉर 1 or 2 more मिनट्स, मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या है, 1000 शेयर्स को हम बेच रहे हैं 9 रुपीज के रेट से। तो 9 रुपीज के रेट से जब बेचेंगे तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और चूंकि लॉस हो रहा है तो लॉस कहां से कवर करते हैं, शेयर फॉरफीचर से। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10 रुपीज का शेयर है, हमने इसको सेल किया 9 में, 1 रुपी का लॉस, 1 रुपी होगा, रुपीज नहीं, और 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा आपका 9000, फिर ये हो जाएगा आपका 1000, और ये हो जाएगा आपका 10,000।
फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व ओरली कैलकुलेट कर लेंगे हम। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व ओरली अमाउंट इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए फॉरफीचर अकाउंट में जो पैसा है वो सारे के सारा तो नहीं मिल रहा। फॉरफीचर में देखिए कितने पैसे पड़े हुए हैं अपने पास, यहाँ पे फॉरफीचर में 12,000 पड़े हुए हैं। हमने यहाँ पे शेयर्स बेचे ही कितने हैं, आधे शेयर बेचे हैं, तो यहाँ पर 12,000 में से आधा अमाउंट यानी कि 6,000 मिलेगा। तो 6,000 में से 1,000 हमने लॉस कवर करने के लिए यूज कर लिया और बचा हुआ जो है वो 5,000 रुपीज वो आपका कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। अब यहाँ तो वैसे क्वेश्चन खत्म हो गया, पर एक बात और भी कही गई थी, और वो बात ये कही गई है कि यहाँ पर जो आलोक थे जिन्होंने पैसा एडवांस में दिया था, तो उन्होंने हमें एडवांस में पैसा दिया था तो हमने उनको इंटरेस्ट पे करी है, और इंटरेस्ट कितनी पे करी है हमने, ये क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लेते हैं कि उन्होंने चूंकि एडवांस में दिया था, जब हम एरियर पे चार्ज कर रहे हैं तो एडवांस पे पेमेंट करने पे लोगों को एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट देनी होगी हमें। तो देने के लिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन देखते हैं। He was paid interest of 300 on calls in advance। जो उसका कॉल्स इन एडवांस था उसके ऊपर 300 रुपीज की इंटरेस्ट दी गई। तो इंटरेस्ट ये जो हम पे करेंगे ये हमारे लिए लॉस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एडवांस दिया और हमने उनको अब ब्याज दे रहे हैं। अब हम ब्याज देंगे तो हमारे लिए तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे। क्या एक्सपेंस का नाम है? इंटरेस्ट। किस चीज की इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस के ऊपर हमने जो इंटरेस्ट देनी है वो डेबिट करी, और कहां से देंगे? वी विल पे बाय चेक, सो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कितना अमाउंट है जी? 300 रुपीज। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन फाइनली जो है वो खत्म हो गया।